हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे कि आप प्रैक्टिकल में भी बना सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए जो आप चार्ट तैयार करते हैं तो उसमें बायोलॉजी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके लिए अलग अलग करते हैं। तो बायोलॉजी में भी आपको एक अच्छा टॉपिक मिल जाता है कि आप शुक्राणु की मतलब जो संरचना होती है उसको बना दें और उसके बारे में लिख दें। तो इसको बनाने के बाद शुक्राणु के बारे में आपको सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बायोलॉजी में देखिए फर्स्ट के 2 ही चैप्टर्स जो होते हैं जनन वाले, उसी में आपको फिगर देखने को मिलता है। तो फिगर वाला जो टॉपिक होता है तो इसमें चार्ट्स में हम वही बनाते हैं। बाकी की जो है वो थियोरेटिकल्स हैं। थोड़ा डीएनए की संरचना एक है कि हम डीएनए की संरचना बना लें या तो ये बना लें। तो शुक्राणु की संरचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को चार्ट में अगर बना सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि ये मतलब एक अच्छा शॉर्ट टॉपिक भी है और यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं कुछ बहुत ज्यादा नहीं है कि मतलब यहाँ से बहुत लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छोटे छोटे ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो आसानी से इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए आज एक बार हम देख लेते हैं शुक्राणु की संरचना कैसी होती है, कितने भाग होते हैं, कौन से भाग का क्या कार्य होता है। क्योंकि आपको एकदम पूरे डिटेल जो भी आप चार्ट में बना के लेके जाते हैं तो पता होना चाहिए। ये तो हो गई प्रैक्टिकल की बात, लेकिन बोर्ड एग्जाम में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। 3 नंबर के या मतलब 5-4 नंबर के क्वेश्चन में आपको शुक्राणु की संरचना कई बार पूछी जा चुकी है और शायद पिछली बार मतलब देखिए हर साल पूछा जाता है। अलग अलग सेट होते हैं तो किसी सेट में तो जरूर ये पूछा जाएगा। तो अब आपके पास कौन सा सेट आएगा तो ये पता नहीं, इसीलिए आपको तो तैयारी सबकी करनी है कि इसमें से जो आएगा हम लिख लेंगे। और बात फिगर वाली, क्योंकि फिगर बायोलॉजी में ना है ऐसा तो हो नहीं सकता। और प्लस पॉइंट ये मिल जाता है आप लोग को फिगर के मतलब बायोलॉजी में हर एक चैप्टर में फिगर नहीं, आपको मतलब पहले के शुरुआत के ही 2-3 चैप्टर में देखने को मिल जाते हैं फिगर। तो अगर आप वहाँ के जितने भी फिगर हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत ही प्लस पॉइंट मिल जाएगा। तो हमने इसके पहले देखा था मादा जनन तंत्र, तो आज हम देख लेते हैं कि आखिर जो शुक्राणु होता है उसकी संरचना कैसी होती है और उसके भाग क्या होते हैं। तो ये हो गया आपके पास ये पूरे शुक्राणु की संरचना। ये बहुत ही छोटा होता है, मतलब माइक्रोस्कोप से हम इसे देखते हैं। अगर इसकी लंबाई बात करें शुक्राणु की तो ये 60 माइक्रोमीटर का होता है। और इसका शुक्राणु शुक्राणु अब इसका देखिए जो स्पर्म होता है इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो पता है इसका निर्माण जो होगा वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो वृषण भाग होता है वहां पे ये पाया जाता है। टेस्टिस में ये बनता है, वृषण टेस्टिस में निर्माण होता है। जो स्पर्म का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, टेस्टिस में होता है। तो सबसे पहले अगर आप चार्ट में बना के या फिगर में ही वहां पे लेके चले जाते तो क्वेश्चन पहला ये हो सकता है कि आखिर ये जो संरचना आपने बनाई इसका निर्माण कहाँ पे होता है। तो इसका अगर आप लिखते हैं तो वहां पे भी आप लिख सकते हैं कि जो शुक्राणु है ये एक बहुत ही छोटी संरचना है, धागीनुमा संरचना होती है जिसका निर्माण वृषण नर जनन तंत्र के वृषण भाग में यानी टेस्टिस में होता है। और यहाँ पे देखिए अब इसके हम पूरी संरचना देखते हैं तो 3 भाग होते हैं शुक्राणु के। इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है शीर्ष, दूसरा मध्य और तीसरा आपके पास आ जाती है उच्च यानी टेल। तो 3 भाग होते हैं और 3 भागों के बहुत ही अलग अलग यहाँ पे आपको कार्य मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं ये आपके पास पूरा इतने भाग को हम शीर्ष कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को हम शीर्ष कहते हैं। और शीर्ष में देखिए जो ऊपर होती है ये इसके बाहर सारी तरफ यहाँ तक जीव द्रव्य कला पाई जाती है। और ये जो भाग आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लैक जो हमने किया है इसे अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम
एक्रोसोम बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब है शुक्राणु का, क्योंकि एक्रोसोम नहीं रहता तो ये नर मादा जनन तंत्र में जाने के बाद वहां पे जो एग होते हैं उनसे फर्टिलाइज नहीं कर पाता, यानी निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती। तो एक्रोसोम में पाया जाता है आपके पास गोल्जी काय, गोल्जी काय। और एक्रोसोम में एंजाइम्स होती हैं, एंजाइम्स पाई जाती है जो अंडाणु से निषेचन करने के काम आती है, करने में सहायता करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है कि एक्रोसोम, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि अगर एक्रोसोम को हटा दिया जाए तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं वहां पे जब भी एक्रोसोम हट जाएगा तो वहां पे वो जो शुक्राणु है वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा अंडाणु के साथ मिलकर, यानी निषेचन की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि एक्रोसोम में पाया जाता है गोल्जी काय और यहाँ पे होती है एंजाइम्स, और यही एंजाइम्स जो होती हैं वो अंडाणु के बाहर की जो लेयर होती है उसको घोलती है और शुक्राणु को अंदर प्रवेश करने के लिए मतलब सहायता करती है। अब इसमें देखिए ये जो बीच वाला भाग होता है यहाँ पे आपके पास पाया जाता है केंद्रक, और ये भी केंद्रक मतलब कैसा अगुणित है, फ्लाइड पूरा भाग होता है ये अगुणित ये जो स्पर्म है एक अगुणित कोशिका हम बोल सकते हैं, अगुणित, ये पूरा जो स्पर्म है वो अगुणित होता है क्योंकि ये हैप्लॉइड है, एन है पूरा यहाँ से, और यहाँ पे केंद्रक में ही क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तभी तो यहाँ पे मान लीजिए मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसमें से 22 प्लस एक्स वाई और 22 प्लस एक्स एक्स, तो एक्स वाई जो होगा वो यहीं पे होगा, 22 प्लस एक्स वाई यहाँ पे जो गुणसूत्र पदार्थ होंगे वो 22 प्लस एक्स वाई होंगे गुणसूत्र, और ये जाके 22 प्लस एक्स एक्स के साथ निषेचन करेंगे जो कि होगा अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या, और पूरा यहाँ से ट्रांसफर जो भी चीजों का होगा, क्योंकि गुणसूत्र ही हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक मतलब मेन एक बड़ा कारक तो देखिए तो वही है, लेकिन गुणसूत्र किससे मिलकर बनाता है, डीएनए, तो डीएनए को हम बोलते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि मेन जो इकाई है वो डीएनए है अनुवांशिकता की, और गुणसूत्र ही उस मतलब यहाँ पे लक्षणों को निर्धारित करते हैं। अब हेड में इतनी चीजें इंपॉर्टेंट लिखने के बाद आप आ जाते हैं ये छोटा सा जो भाग होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं नेक, ग्रीवा जो होता है। यहाँ पे पाए जाते हैं तारकाय, एक जोड़ी तारकाय, एक जोड़ी तारकाय पाए जाते हैं, इसका नेक का काम होता है। और नेक से ही यहाँ से देखिए एक केंद्रीय तंतु, अक्षीय तंतु का मतलब अक्षीय तंतु, ये पूरा रेड से हमने लाइट किया गया है, ये अक्षीय तंतु है, अक्षीय तंतु, तो अक्षीय तंतु का जो निर्माण होता है वो ग्रीवा से ही होता है। अब ग्रीवा के जस्ट बाद आ जाएंगे ये पूरा जो भाग होता है आपके पास, इसको हम मिडल पार्ट बोलते हैं, और मिडल पार्ट भी इस एक्रोसोम जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट आपके पास मिडल पार्ट है, क्योंकि मिडल पार्ट में आपके पास पाई जाती है माइटोकांड्रिया, और माइटोकांड्रिया को आप जानते हैं कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी माइटोकांड्रिया नहीं रहती तो इसको ऊर्जा नहीं मिलती, क्योंकि जो शुक्राणु होता है ये एक गतिशील मतलब कोशिका, ये गति करता रहता है, और ये गति करने के लिए इसकी संरचना ऐसे हेड टेल मतलब हेड मिडल टेल में बांटी गई है। ये जो माइटोकांड्रिया होती है ये शुक्राणु को तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती
है, क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती तो इसको ऊर्जा कहाँ से मिलती, और ऊर्जा नहीं मिलती तो ये गति नहीं करता। और स्पर्म को तो गति नर जनन तंत्र में भी करना है और मादा जनन तंत्र में भी जाके इसको गति करते हुए अंडाणु तक पहुंचना है, क्योंकि इसका निर्माण होता है टेस्टिस में। टेस्टिस से ये मतलब फिर अलग मतलब पूरा शुक्रवाहिनी नलिका द्वारा फिर इसे आना पेल्विस भाग में आना होता है। तो इसीलिए स्पर्म को गति करना है। तो जब ये परिपक्व स्पर्म बन जाता है तो वहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वही ऊर्जा का स्रोत होती है और इसे तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करती रहती है। यहाँ पे मिडल वाले पार्ट का इम्पोर्टेंट कार्य ये हो गया। अब आपके पास ये जो टेल है, अब टेल का कार्य क्या है, तो ये तैरने में सहायता करती है। शुक्राणु को तैरने में सहायता करती है क्योंकि ये देखिए एक टेल जैसी संरचना हो जाती है ना, कि मतलब ये जो इसका अग्र भाग होता है वो चौड़ा होता है और जो मिडल भाग होता है वो अग्र से और पुच्छ से बीच का मतलब होता है। अग्र से पतला और पुच्छ से चौड़ा होता है मिडल वाला पार्ट। और मिडल वाले पार्ट में ही आपके पास पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ऊर्जा प्रदान करती है शुक्राणु को तैरने के लिए। और ये जो टेल वाला भाग है, ये टेल नहीं रहता तो ये शुक्राणु अच्छे से तैर नहीं पाता। और जब ये तैर नहीं पाएगा तो फिर ये कैसे मतलब जाएगा। और देखिए जब भी मतलब ये आपके पास एक अंडाणु हो गया, तो जब भी मान लीजिए होता है मतलब नर और तथा मादा का संभोग होता है तो लगभग 200 मिलियन शुक्राणु जाते हैं यहाँ से। 200 मिलियन शुक्राणु निकलते हैं। बहुत ज्यादा एक संख्या है कि ये लगभग मतलब यहाँ से 200 मिलियन जो शुक्राणु होंगे वो निकलेंगे। और इसमें जो कार्यरत होते हैं वो 2 मिलियंस होते हैं। 2 मिलियंस कार्यरत होते हैं, क्योंकि बाकी की ये जो होते हैं ना, ये जैसे ही मतलब मादा के वजाना में पहुंचेंगे तो वहां बहुत सारे एसिडिक मतलब क्षारीय माध्यम होता है, वहीं पे ये खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये एक मतलब अनजान कोशिका हो जाती है मादा बॉडी के लिए। तो वहां पे वो सारी मतलब कोशिकाएं एक्टिव होंगी और वो अनजान मतलब इसे समझेंगे कि ये कोई हानिकारक है तो उसको नष्ट कर देंगी। कोई लकी ही जो स्पर्म होता है वो पहुंच पाता है अंडाणु के पास और जाके वहां पे निषेचन कर पाता है। इसीलिए इसकी संख्या इतनी, कभी कभी आपसे पूछ दे तो कितना आना चाहिए, और 200 मिलियन से कम रहता है तो फिर वहां पे निषेचन की जो मतलब संभावना होती है वो बहुत ही कम होती है। तो 200 मिलियन जो शुक्राणु होते हैं वो नर जनन तंत्र से स्खलित होते हैं, मादा जनन तंत्र में जाते हैं और वहां से 2 मिलियन कार्यरत है। 2 मिलियन में से एक स्पर्म ही अंडाणु के साथ निषेचन कर पाता है। अंडाणु के साथ निषेचन कर पाता है। ये होता है आपके पास ये दो देखिए यहाँ से पहले वजाइना तक मान लीजिए ये होते हैं, ये जो होते हैं वजाइना तक जाते हैं 200 शुक्राणु, और 2 मिलियन से ये पहुंच पाते हैं यूट्रस तक। और केवल एक स्पर्म जो होता है वो रीच कर जाता है एग सेल के पास। एग सेल के पास तो आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या से कितना ये हो गया। तो 200 मिलियन वजाइना में गए और वजाइना में ही बाकी के डेथ हो जाते हैं, क्योंकि ये अनजान कोशिका समझ के जो वहां पे मतलब कोशिकाएं होती हैं, भक्षण कोशिकाएं, वो उन्हें नष्ट कर देती हैं। अम्लीय पदार्थ एक चिपचिपा सा सिक्रीट होता है वजाइना में और जो कि शुक्राणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। फिर उसके बाद 2 मिलियन जो रहते हैं वो लगभग धीरे धीरे किसी भी तरह पहुंच पाते हैं यूट्रस तक, और यूट्रस से भी स्पर्म तक केवल एक एग पहुंच पाता है और उसके साथ पेनिट्रेट करके निषेचन कर पाता है। क्योंकि ये मतलब यहाँ पे
ये आपके पास अंडाणु हो गया, तो यहाँ से बहुत सारे ये आते हैं अंडाणु, मान लीजिए ना, लेकिन कोई एक होता है कि इसकी सारी लेयर को हटा के इसके अंदर जाता है और जाके निषेचन कर पाता है। बाकी यहाँ पे भी तो बहुत सारे पहुंचते हैं, लेकिन सभी के पास ये जो एंजाइम्स होता है उतना पावरफुल नहीं हो पाता है कि ये अंडाणुओं के जो लेयर्स हैं उनको खत्म करके अंदर प्रवेश कर सके। तो लकली ही कोई होता है, मतलब बहुत शक्तिशाली स्पर्म, कि वो इसको मतलब छेद के अंडाणु को अंदर तक पहुंचता है और फिर निषेचन की क्रिया होती है। और यहाँ पे जब निषेचन होता है तो आपको पता है फर्स्ट सेल जो बनती है युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। और निषेचन की क्रिया हमने बताया था मादा जनन तंत्र में कहाँ पे होती है, तो वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो वो भी सारी चीजें याद रखिएगा। और शुक्राणु से इससे बाहर तो आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले पूछा जा सकता है शुक्राणु बनता कहाँ पे है, तो टेस्टिस में निर्माण होता है, हिंदी में बोले तो वृषण में इसका निर्माण होता है। और फिर उसके बाद इसके कितने भाग होते हैं, तो इसको शीर्ष, मध्य, टेल में बांटा गया है, यानी हेड, नेक, मिडल में यहाँ से नेक और मिडल और टेल में इसको बांटा गया है। जो हेड में पाया जाता है सबसे ऊपर जो ये भाग है, ऊपरी भाग, जिसको अंडपिंडक या क्रोसोम कहते हैं, यहाँ पे गाल्जिकाए होते हैं और एंजाइम्स पाई जाती हैं, जो कि एंजाइम्स इसको निषेचन करने में सहायता करती है, यानी अंडाणुओं की जो लेयर होती है उनको मतलब हटाने में हेल्प करती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे केंद्रक युक्त गुणसूत्र पदार्थ पाए जाते हैं आपके ये बीच वाले में भाग में, शीर्ष में ही। फिर उसके बाद ग्रीवा आती है, ग्रीवा में एक जोड़ी तारकाएं पाया जाता है। और फिर उसके बाद मिडल पार्ट जो इम्पोर्टेंट होता है, मिडल पार्ट, क्योंकि यहाँ पे पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क होता है कि ये शुक्राणु को तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करेंगी। और आपको माइटोकॉन्ड्रिया नाम से तो याद ही आ जाएगा कि इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। फिर टेल का काम क्या है, तो टेल का काम यही है कि ये शुक्राणु को क्या करेगी, तैरने में सहायता करेगी। और फिर आपने देख लिया कि कितने शुक्राणु, मतलब एक जहाँ पे मतलब एक पूरे मतलब स्वस्थ नर में अगर वहां से निषेचन 200 मिलियन शुक्राणु निकलते हैं तब तो सही है, लेकिन उस अगर संख्या इनकी कम हो जाती है तब वहां से मतलब निषेचन की क्रिया बहुत ही क्या हो जाती है, कम हो जाती, मतलब संभावना बहुत ही कम रहती है कि वहां से निषेचन हो सके, क्योंकि शुक्राणु बहुत अधिक रहेंगे तभी उसमें से कोई एक होगा जाके अंडाणु उसके साथ निषेचन कर पाएगा। तो आपको कभी कभी पूछ दिया जाए तो 200 मिलियन वहाँ पे ऑप्शन लगा सकते हैं, 2 से थोड़ा इससे कम रहते हैं तो बहुत दिक्कत रहती है। तो आई होप आपको ये शुक्राणु पूरी समझ में आ गई हो, सब इसके पार्ट भी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आपको जिस भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम वीडियो लेक्चर बना देंगे ताकि आपकी हेल्प हो सके। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आप अपने बोर्ड में एक अच्छा नंबर ला सकें, जिससे हम भी प्राउड कर सके आप पे, आप खुद पे भी प्राउड कर सके और आपके पेरेंट्स भी आप पे गर्वान्वित हो सके। तो जितना हो सके मेहनत से पढ़िए, पूरी जी जान लगा दीजिए इस जो बचे हुए दिन में एग्जाम्स के, कि आप एकदम एग्जाम्स में फोड़ के आ जाए, पूरी सारे क्वेश्चन करके आना है आपको, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। और अभी भी वक्त है, अगर आप थोड़े से इधर उधर डिसबैलेंस हुए हैं तो प्लीज़ रास्ते पे आ जाइए, और आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई अच्छे से कर लीजिए। जो भी काम करो ना मन से करो, अगर नहीं मन कर रहा है पढ़ने का ना तो बिल्कुल भी छोड़ दो, मत ही पढ़ो, आपका जिसमें काम है ना वो कर लो। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जीवन में अगर सफल होना है तो आपकी जिसमें रुचि है उसमें पूरी जी जान लगा दो, तभी आपको सफलता मिलेगी। ये बीच में रहने वालों की ना कभी कुछ वैल्यू नहीं रह जाती है, या तो ऊपर वालों का नाम होता है या तो नीचे वालों का नाम होता है। आप देखते हैं शोर किसका आता है, उसने टॉप किया है, शर्मा जी के बेटे ने टॉप किया है, और मान लीजिए कोई फेल हो जाता है, अरे उसके बेटे ने वो फेल हो गया, उनकी बेटी फेल हो गई, तो किसका नाम होता है भाई? नाम करना है तो 2 ही काम करो, या तो कुछ ऊंचा करो या तो मत ही करो। ये एवरेज वाली सही है, चलता है, लेकिन कोशिश रही आपकी कि हम टॉप लेवल की मेहनत करें ताकि उससे थोड़ा बहुत तो नीचे आ ही सके। और आपकी मेहनत करने की अगर प्रैक्टिस बन गई तो आप आगे भी जीवन में सफल हो पाएंगे। और यहाँ पे आप आलसपन दिखाते रहेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो आलसपन में ही बीत जाएगी।
और फिर जब आपका समय बीत जाएगा तब आपको याद आएगा कि मुझे पढ़ लेना चाहिए था, मुझे ये काम कर लेना चाहिए था। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट, अभी से आप अपनी लाइफ के आगे तक का भी सोच लीजिए कि हाँ मुझे किस तरीके से मेहनत करनी है। तो अगर आपका टाइम थोड़ा सा हमने ज़्यादा लिया तो प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेशन आपको चाहिए इस समय, क्योंकि बिना मोटिवेशन के आप पढ़ाई करने में, क्योंकि ये दिन ही आलसी वाला है। तो थोड़ा बस मोटिवेट होते रहिए हमेशा अपने दिमाग में कि मुझे पढ़ना है पढ़ना है। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।